फरवरी 2020 का दिन गुड़गांव से फरीदाबाद कोर्ट की ओर लौट रही एक पुलिस वैन हाईवे पर रफ्तार से दौड़ रही थी। वैन के अंदर हथकड़ियों में जकड़ा हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला झठेड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए खामोश बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ पल बाद सड़क पर ऐसा नजारा बनने वाला था जिसे देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। अचानक पीछे से आती काली स्कॉर्पियो ने पुलिस वैन को ओवरटेक किया और एक झटके में सामने तिरछी गाड़ी खड़ी करके पुलिस वैन का रास्ता रोक लिया। पुलिस कुछ समझती इससे पहले ही गाड़ी के दरवाजे धमाके से खुले और 4-5 हथियारबंद हमलावर बाहर कूद पड़े। अगले ही सेकंड में वैन पर गोलियों की बारिश होने लगी। शीशे बिखर गए, वैन की बॉडी पर गोलियों के निशान उभरने लगे और अंदर मौजूद पुलिस के सिपाही खुद को बचाने की कोशिश में इधर उधर झुक गए। गोलियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि एक बदमाश ने मिर्ची पाउडर वाला बम वैन की तरफ फेंक दिया। लाल धुआं हवा में फैलते ही पुलिस वालों की आंखें जलने लगी। सिपाही कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और बस यही मौका हमलावरों को चाहिए था। निकल भाई जल्दी, एक नकाब पोश दरवाजा खोलकर चिल्लाया। काला झठेड़ी तुरंत समझ गया ये उसके लोग हैं। हथकड़ियां लगी होने के बावजूद वह फुर्ती से वैन से कूद पड़ा। गोलियों, धुएं और अफरा तफरी के बीच उसके साथी उसे ढाल बनाकर स्कॉर्पियो की तरफ खींच ले गए। एक कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने हवा में फायर कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा ऑपरेशन पूरा हो चुका था। काला झठेड़ी और हमलावर स्कॉर्पियो में बैठे। ड्राइवर ने गाड़ी के टायर घुमाए और धूल का गुबार उड़ाती हुई गाड़ी हाईवे से गायब हो गई। पीछे सिर्फ घायल पुलिस वाले, टूटी वैन और हैरानी में डूबी खामोशी बची रह गई। यह घटना हरियाणा दिल्ली पुलिस के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। इस एक वारदात ने काला झठेड़ी के खौफ और पहुंच दोनों को कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन उसकी दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक अध्याय था। हरियाणा के सोनीपत जिले के छोटे से गांव झठेड़ी में संदीप का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में दुबला पतला गहरे रंग का यह लड़का बिल्कुल आम बच्चों की तरह था। 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की, फिर कुछ समय केबल ऑपरेटर का काम भी किया। घर वालों को उम्मीद थी कि बेटा संभल कर एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। उसी दौरान उसका उपनाम पड़ा काला, और वो भी उसके शरीर के रंग की वजह से, और झठेड़ी उसके गांव के नाम पर। बाद में यही नाम काला झठेड़ी उत्तर भारत के अपराध जगत में दहशत बनकर गूंजने लगा। किशोरावस्था तक सब ठीक था, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी संगत बिगड़ने लगी। मोहल्ले के कुछ छोटे मोटे अपराधियों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हुआ। पहले झगड़े फसाद, फिर छोटी चोरी, और फिर वह पड़ा अपने पहले बड़े अपराध में। 29 सितंबर 2004 दिल्ली के सिरसपुर इलाके में संदीप ने चलते राहगीर का मोबाइल छीना और भाग निकला। लेकिन पहली ही दौड़ में किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस ने उसे मौके पर पकड़ लिया। ये उसका पहला केस था जो समयपुर बादली थाने में दर्ज हुआ। उस समय उसकी उम्र करीब 17 से 18 साल थी। कुछ समय वह जेल में रहा और फिर जमानत पर बाहर आया, लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी गलत रास्ते पर मुड़ चुकी थी और धीरे धीरे एक साधारण लड़का बन गया दिल्ली हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। जेल की ऊंची दीवारों के बीच बिताए उन शुरुआती दिनों ने संदीप की सोच बदल दी। वहीं उसकी जेल के अंदर दिल्ली एनसीआर के कई अपराधियों से घनिष्ठता भी बढ़ी। छोटे मोटे झगड़ों में फंसने वाला यह लड़का अब बड़े नामों की संगत में बैठ रहा था। धीरे धीरे उस पर अपराध का ऐसा रंग चढ़ा कि उसने तय कर लिया कि बाहर निकलते ही पहले से भी गहरा उसे इस अपराध की दुनिया में उतरना है। जेल से बाहर आते ही संदीप ने पहले से अधिक निडर होकर वारदातें शुरू कर दी। अब वह जेब कतरी या मोबाइल झपटमारी तक सीमित नहीं था। वह लूट, डकैती और जानलेवा हमलों में शामिल होने लगा और धीरे धीरे अपराध जगत के बड़े चेहरे भी उसे पहचानने लगे। जो लोग पहले उसके साथियों के साथी थे, अब उसके लिए काम करने को तैयार थे। कुछ ही समय में काला झठेड़ी उभरते गैंगस्टरों की सूची में आने लगा। जून 2009 में पहली बार उस पर कत्ल का आरोप लगा। हरियाणा के सांपला इलाके में एक लूट के दौरान चली उसकी गोली ने एक व्यक्ति की जान ले ली। यह उसका पहला हत्या केस था और इसी के साथ अपराध जगत में उसका रुतबा एकदम बढ़ गया। कुछ महीने बाद मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक और हत्या का आरोप उसके सिर आ गया। लगातार 2 हत्याओं ने साफ कर दिया कि काला झठेड़ी अब सिर्फ एक पेटी क्रिमिनल नहीं, बल्कि जान लेने से भी नहीं झिझकता। इन घटनाओं के बाद दिल्ली हरियाणा पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी, लेकिन वह हर बार बचकर निकल जाता। इसी दौरान उसने अपना गिरोह खड़ा करना शुरू किया। उसने आसपास के बेरोजगार, बिगड़े हुए या लालच में पड़े युवकों को इकट्ठा किया, हथियार दिलवाए और एक गैंग तैयार किया, जिसने जल्द ही दिल्ली
हरियाणा और राजस्थान की अंडरवर्ल्ड में दखल देना शुरू कर दिया। जमीन के विवाद सुलझाने के नाम पर दबंगई, व्यापारियों से उगाही, धमकी देकर फिरौती, हफ्ता वसूली, ये सब उसके गैंग के रोजमर्रा के काम बन गए। एनसीआर में उस वक्त कई गैंग सक्रिय थे। नीरज, बवाना, गोगी, टीटू और लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम लगातार सुर्खियों में रहते थे। काला झठेड़ी ने भी पहले कुछ छोटे गैंगों से हाथ मिलाया, फिर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाने लगा। दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक उसका नाम डर पैदा करता था। कई जगह तो लोग खुद ही अपने विवाद सुलझाने के लिए उसे सुपारी देने लगे। जल्द ही काला झठेड़ी पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, ऐसे कम ही अपराध बचे थे जिसके लिए उस पर केस दर्ज न हो। सिर्फ दिल्ली में ही हत्या, फिरौती और आर्म्स एक्ट के 15 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान मिलाकर यह संख्या 2 दर्जन से ऊपर चली गई थी। वह कई राज्यों की पुलिस का मोस्ट वांटेड बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसका कद बढ़ता गया, दुश्मन भी बढ़ते गए। दिल्ली के कुख्यात नीरज बवाना से उसकी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। बवाना तिहाड़ से ही अपना गैंग चलाता था और दिल्ली में अपना पूरा कब्जा चाहता था। उधर काला झठेड़ी एनसीआर में तेजी से पैर पसार रहा था। दोनों गैंगों की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कई शूटर गैंगवार की भेंट चढ़ गए। अपराध जगत में कहा जाता था कि बवाना और झठेड़ी एक दूसरे को देखते ही खत्म करने की कसम खाए बैठे हैं। लेकिन काला झठेड़ी के दुश्मन ही नहीं बने, बल्कि कुछ गहरी दोस्ती भी बनी। अपराध की दुनिया में फायदे के लिए बनाए गए रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं और ऐसा ही रिश्ता बना काला झठेड़ी का राजस्थान और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। ये दोस्ती आने वाले वर्षों में अपराध जगत का गेम ही बदलने वाली थी। लॉरेंस बिश्नोई उन दिनों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में किसी तूफान की तरह उभर रहा था। सलमान खान को मारने की धमकी ने उसका नाम हर अखबार और न्यूज चैनल पर पहुंचा दिया था। काला झठेड़ी से उसकी दोस्ती कब और कैसे हुई, इस पर कई कहानियां घूमती हैं। कुछ कहते हैं ये दोनों जेल में नजदीक आए, कुछ कहते हैं कि एक साझा दुश्मन ने उन्हें एक दूसरे की तरफ धकेला। लेकिन आखिरकार जो भी सच हो, धीरे धीरे दोनों के गैंग एक ही धारा में बहने लगे। लॉरेंस पंजाब, राजस्थान से बैठे बैठे ऑपरेशन चलाता, जबकि दिल्ली एनसीआर में जमीन पर काम करवाने के लिए काला झठेड़ी जैसा आदमी उसके लिए परफेक्ट था। देखने वालों ने कहना शुरू कर दिया कि एनसीआर में असल में बिश्नोई गैंग की डोर काला झठेड़ी ही संभाल रहा है। लॉरेंस पैसे और हथियार भेजता और झठेड़ी उन हथियारों के साथ शूटरों को मैदान में उतार देता। दोनों का रुतबा आसमान छूने लगा। धीरे धीरे उत्तर भारत में बिश्नोई झठेड़ी नाम का एक नया सिंडिकेट खड़ा हो चुका था। झठेड़ी के गिरोह में उस दौर में सैकड़ों शूटर बताए जाते थे। कई छोटे गैंग भी उसके झंडे तले आ मिले थे। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था काला राणा। वह खुद बड़े अपराधों में शामिल था। उस पर भी 7 लाख का इनाम था। पुलिस से बचने के लिए उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड भागने की कोशिश भी की थी। ऐसे खूंखार साथियों ने काला झठेड़ी को पुलिस की आंखों की किरकिरी बना दिया था। दिल्ली और हरियाणा में उसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कारोबारी रात में उसका मोबाइल नंबर देखकर ही जवाब दे देते, भाई जितना कहो उतना दे देंगे। कई बार तो उसने जेल के भीतर बैठकर लोगों को फोन पर धमकाकर वसूली करवा ली थी। उसके बढ़ते अपराधों की लिस्ट पुलिस अफसरों की नींद उड़ाने लगी थी। फिर आया मई 2021। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार और उसके लोगों ने युवा पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्त सोनू की बेरहमी से पिटाई की। सागर ने दम तोड़ दिया। सोनू किसी तरह बच गया। पुलिस जांच में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि सोनू काला झठेड़ी का भांजा है और सुशील और झठेड़ी के बीच जमीन के विवाद और पैसों के झगड़ों ने इस हिंसा की आग को हवा दी थी। कहा गया कि सुशील को झठेड़ी से धमकियां मिल रही थी। उसने सोचा होगा कि उसके लड़कों को सबक सिखाकर वो झठेड़ी को चैलेंज देगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। सागर की मौत ने देश भर का ध्यान खींचा। सुशील जेल गया और पूछताछ में उसने माना कि उसे झठेड़ी से जान का डर था। एक ओलंपियन तक को किसी गैंगस्टर के नाम से खौफ था। ये बात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना ने काला झठेड़ी को आम लोगों तक भी एक खतरनाक नाम बना दिया। लेकिन उस समय तक झठेड़ी खुद पुलिस से बचने के लिए हवा बन चुका था। 2 फरवरी 2020 को एक पुराने केस में पकड़े जाने के बाद गुड़गांव पुलिस उसे पेशी के लिए फरीदाबाद ले गई थी। लौटते वक्त अचानक मोटरसाइकिलों और एक स्कॉर्पियो में आए मुखौटा पहने लोग पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़े। गोलियों की बारिश के बीच झठेड़ी को बाहर खींच कर ले जाया गया। कुछ ही सेकंड में पुलिस की आंखों के सामने वो गायब हो गया। इस फरारी के बाद वह पूरी तरह भूमिगत हो गया। कभी कहा गया कि नेपाल के रास्ते
वह दुबई पहुंच गया है, तो कभी उसके मलेशिया में देखे जाने की चर्चा हुई। उसका हर ठिकाना धुंध की तरह बदलता रहा और पुलिस खाली हाथ घूमती रही। मार्च 2021 आते आते कहानी और भी फिल्मी हो गई। काला झठेड़ी का खास आदमी यानी गैंगस्टर कुलदीप मान उर्फ फज्जा पुलिस की गिरफ्त में था और उसे मेडिकल चेकअप के लिए जीटीबी अस्पताल लाया गया। झठेड़ी को इसकी भनक लगी और उसने फज्जा को छुड़ाने का प्लान बना लिया। अस्पताल के बाहर पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग गाड़ियों से उतरे और अचानक उन्होंने असली पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। अस्पताल में भगदड़ मच गई। मरीज, नर्सें, डॉक्टर सब बचने के लिए दौड़ पड़े। इस अफरा तफरी में हमलावरों ने फज्जा को झट से अपनी गाड़ी में डाल लिया और जाते जाते पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया ताकि वे उनका पीछा न कर सके। दिल्ली पुलिस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। पूरे एनसीआर में नाकेबंदी हुई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक नाम, काला झठेड़ी। लोग कहते रहे कि यह तो फिल्मों वाला सीन अब सच में हो गया। लेकिन इस कहानी का आखिरी मोड़ फज्जा के लिए दुखद साबित हुआ। फरार होने के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उसे ट्रैक किया और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। झठेड़ी का एक और खास शूटर रवि मलिक भी उसी भिड़ंत में मारा गया। पुलिस का घेरा हर दिन तंग होता जा रहा था। काला झठेड़ी के साथी गिरफ्तार हो रहे थे या एनकाउंटर में ढेर हो चुके थे। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था। पुलिस की उम्मीद थी कि बिश्नोई की जानकारी उन्हें झठेड़ी के ठिकाने तक ले जाएगी। लॉरेंस ने कुछ जगहों के नाम बताए भी, लेकिन झठेड़ी पुलिस की हर चाल भांप चुका था। वह ठिकाने तेजी से बदलता रहा और महीनों तक किसी को हाथ न लगा। और फिर आया जुलाई 2021 की गर्मियों का वो सवेरा जब किस्मत ने पलटी खाई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक पुख्ता इनपुट मिला कि काला झठेड़ी अपनी प्रेमिका अनुराधा के साथ सहारनपुर में एक पुराने परिचित के फार्म हाउस में छिपा है। इस बार पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के घेरा कस दिया। सुबह का वक्त था। झठेड़ी शायद लापरवाह था। दरवाजे तोड़कर स्पेशल सेल अंदर घुसी और कुछ ही सेकंड में देश के सबसे वांछित अपराधियों में शुमार काला झठेड़ी को धर दबोचा गया और वह भी बिना एक भी गोली चले। गिरफ्तारी के समय वह पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा था। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, अलग पहनावा। पहचान छिपाने की कोशिश साफ झलक रही थी, लेकिन खेल अब खत्म हो चुका था। 7 लाख के इनामी इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की पुलिस ने राहत की सांस ली। उसके साथ जिसकी गिरफ्तारी हुई वह थी अनुराधा चौधरी, जो सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि उसके गैंग की बेहद महत्वपूर्ण सदस्य भी थी। अनुराधा कोई मामूली महिला नहीं थी। राजस्थान में मैडम मिन्स, लेडी डॉन और रिवॉल्वर रानी नाम से वह जानी जाती थी। कभी वह आनंदपाल सिंह के गिरोह का हिस्सा रही, फिर उसके मारे जाने के बाद वह प्रतिस्पर्धी गैंग में शामिल हो गई। अनुराधा AK-47 चलाने में माहिर थी। इसके साथ ही वह निडर और सधे हुए दिमाग वाली भी थी। काला झठेड़ी और अनुराधा की मुलाकात अपराध की दुनिया में ही हुई थी। 2020 में जब झठेड़ी फरार था, उसी दौरान दोनों एक काम के बहाने मिले और फिर साथ साथ भागते रहे। धीरे धीरे उनका साथ प्यार में बदल गया। दिलचस्प बात यह थी कि काला झठेड़ी उसकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता और पढ़ाई से बेहद प्रभावित हुआ। अनुराधा कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट थी और परिस्थिति कोई भी हो वो बेखौफ रहती थी। अपराध की दुनिया में भटकते भटकते दोनों एक दूसरे के जीवन का सहारा बन गए थे। गिरफ्तारी के बाद झठेड़ी तिहाड़ जेल भेज दिया गया और कुछ महीने बाद अनुराधा जमानत पर बाहर आ गई। लेकिन उनका रिश्ता टूटा नहीं था। खबरों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई, जो झठेड़ी का बेहद करीबी था, जेल में रहते हुए भी दोनों की मुलाकातें करवाने में मदद करता रहा। उनके गैंग ने चुपके चुपके इन्हें अलग अलग जेलों में रहते हुए मिलवाने के तरीके तलाशे और फिर उनकी कहानी एक और अद्भुत मोड़ पर पहुंची और वह मोड़ था शादी का फैसला। 2024 की शुरुआत में काला झठेड़ी ने अदालत से शादी के लिए पैरोल की मांग की। इसके लिए उसके वकील ने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और वैवाहिक अधिकार का हवाला दिया। काफी विचार के बाद कोर्ट ने उसकी सीमित समय की कस्टडी पैरोल मंजूर कर ली। 12 मार्च 2024 की सुबह दिल्ली का द्वारका एक बैंक्वेट हॉल को किसी किले की तरह सील कर दिया गया था। पुलिस की 200 से ज्यादा फोर्स, स्वाट कमांडो, स्नाइपर्स, बैरिकेड्स। नजारा कुछ ऐसा था जैसे किसी VIP की शादी नहीं बल्कि किसी ऑपरेशन की तैयारी चल रही हो। समय पूरा होते ही तिहाड़ जेल के दरवाजे खुले। सफेद कुर्ता, पायजामा और बैंगनी सदरी में काला झठेड़ी भारी सुरक्षा के बीच उतरा। उसके चारों ओर हथियारबंद कमांडो तैनात थे। थोड़ी ही देर में लाल साड़ी में अनुराधा एक दुल्हन की तरह पहुंची। पुलिस उसे भी खास सुरक्षा में लाई थी। मंच सजा था, वरमाला हुई, फेरे लिए गए। कोर्ट की अनुमति के चलते रस्मों के दौरान काला झठेड़ी के हाथों से हथकड़ियां हटा दी गई थी, लेकिन चारों
चारों ओर बंदूकों का घेरा तना था। कुछ रिश्तेदार अंदर आए, बाकियों को सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ा। काला के माता पिता की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। बेटा शादी कर रहा था, पर कुछ घंटे बाद उसे फिर से सलाखों के पीछे जाना था। अगले दिन कुछ समय के लिए काला को उसके गांव झठेड़ी ले जाया गया, जहां गृह प्रवेश और छोटी छोटी रस्में हुई। गांव में भी चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था। इतिहास में कम ही ऐसी शादियां होंगी जहां 12 से ज्यादा पुलिस मौजूद हो। इस तरह काला झठेड़ी की जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा। एक गैंगस्टर जिसने फरारी, एनकाउंटर, विदेशों में ठिकाने और खतरों के बीच जिंदगी बिताई। उसने दिल की बात सुनकर जेल की परछाइयों में ही शादी रचाई। मीडिया में सुर्खियां बनी, गैंगस्टर ने लेडी डॉन से रचाई शादी। 200 पुलिसकर्मियों की निगरानी में पूरे हुए फेरे। शादी के कुछ घंटों बाद काला फिर तिहाड़ की उसी कोठरी में लौट आया, जहां से उसकी लंबी कानूनी लड़ाइयां अब भी जारी हैं। वर्षों तक हिंसा और दहशत को अपना पेशा बना चुका काला झठेड़ी आज तिहाड़ की सलाखों में कैद है, मगर उसका दिमाग अब भी भविष्य के नक्शे बना रहा है। जून 2025 में एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस, मीडिया और जनता सबको हैरान कर दिया। झठेड़ी ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि वह पिता बनना चाहता है और इसके लिए उसे IVF की अनुमति दी जाए। अदालत ने उसकी अर्जी मंजूर की और डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची। वहीं बंद वार्ड के भीतर उसका स्पर्म कलेक्ट किया गया, जिसे बाद में बाहर उसकी पत्नी अनुराधा के IVF उपचार में इस्तेमाल होना था। जिस आदमी की जिंदगी खून खराबे, फिरौती और गैंगवारों में बीती, वह अचानक वंश आगे बढ़ाने की चिंता में पड़ गया था। यह बात लोगों को हैरान भी करती है और सोचने पर मजबूर भी। किसी के लिए यह न्याय व्यवस्था की नरमी थी, तो किसी के लिए यह एक अपराधी की मानवीय इच्छा। उधर अदालतों में झठेड़ी के खिलाफ मुकदमों की लंबी कतार खड़ी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कुल मिलाकर 30 से ज्यादा गंभीर केस। पुलिस उसकी अवैध कमाई पर गाज गिरा रही है, जमीनें जब्त हो रही हैं, बाकी गुर्गे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उसका नेटवर्क तोड़ा जा रहा है ताकि कभी फिर कोई नया झठेड़ी न उभरे। लेकिन उसकी जिंदगी की उलझी हुई कहानी अभी भी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों से यारी, नीरज बवाना जैसा दुश्मन, उसकी जिंदगी दोस्ती और दुश्मनी की लड़ाइयों से भरी रही। लोक कथाओं की तरह कई किस्से गांवों और गलियों में आज भी घूमते हैं। कोई कहता है कि वह कभी कभी गरीबों की मदद करता था, कोई दबी आवाज में बताता है कि एक बार पुलिस से बचने के लिए वह साधु बनकर मंदिर में छिपा बैठा था। इन बातों की पुष्टि तो कोई नहीं करता, लेकिन झठेड़ी के नाम के आसपास रहस्य का ऐसा धुंधला घेरा हमेशा बना रहता है। तो ये थी कहानी दिल्ली NCR के गैंगस्टर काला झठेड़ी की। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का सबसे शातिर गैंगस्टर कौन है, काला झठेड़ी या फिर नीरज बवाना? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।